हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन बर्ड्स में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस में जो भारत का संविधान है खंड ब, उसका चैप्टर भारत के संविधान की विशेषताएं। हमने इसकी पहली 6 विशेषताएं अपनी पिछली वीडियो में कवर कर ली हैं। उनको अच्छे से समझा दिया गया है। आप उनको डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक लेकर उन्हें वापस से देख सकते हैं अगर तुमने नहीं देखी है तो। आगे हम इसकी विशेषताओं का वर्णन करेंगे कि जैसा हम जानते हैं कि भारत का संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसकी अनेकों अनेक विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में हम अगली विशेषता देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब हम देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर, अब इसको अंडरलाइन कर लेना, हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो सिद्धांत कहां से लिए? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर संविधान के भाग 4 में मूल अधिकार कौन से में है? भाग 3 में। याद रखना कहां से कहां तक? 12 अनुच्छेद 12 से 35 तक। और राज्य नीति निर्देशक तत्व भाग कितने? संविधान के कौन से भाग में? 4 में। और कहां से कहां तक? अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इनका वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे विचार हैं जो भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। यानी कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में जो भूमिका अपनी निभाते हैं वो क्या है? नीति निर्देशक तत्व। यद्यपि इनके क्रियान्वयन के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार हमें नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं करती है तो सरकार पर दबाव नहीं बनाया जा सकता और ना ही इनको न्यायालय में वाद योग्य ठहराया जा सकता है। यानी कि जैसे हमने देखा कि हमारे मूल अधिकारों को कोई लेता है, छीनता है, तो उसके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्वों के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। ये लोक कल्याण के राज्य के लिए आवश्यक होने के कारण किसी भी सरकार द्वारा इनकी उपेक्षा संभव नहीं है। यानी कि अगर एक राज्य को लोक कल्याणकारी बनाना है तो निश्चित रूप से सरकार इस पर अमल करेगी। अगला हमारा जो है विशेषता समाजवादी राज्य, सोशलिस्ट स्टेट। हमने देखा 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया था। हमारी जो प्रस्तावना में ये शब्द मूल रूप से जुड़ा हुआ नहीं था। इस शब्द को प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया है। कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। प्रस्तावना में ये शब्द भारतीय राज व्यवस्था को एक नई दिशा देने की भावना को दृष्टिगत रखकर जोड़ा गया। यानी कि भारत में जो समाज व्यवस्था है उसको बरकरार रखने के लिए किया गया। अगली जो हमारी विशेषता है वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज। अब हम जानते हैं ना फ्रेंचाइजीज क्या होती है। वयस्क मताधिकार हमारे देश के संविधान में कितनी उम्र? 18 वर्ष की आयु को प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मत देने का अधिकार। यद्यपि मूल संविधान में कितना किया गया था? ये वयस्क आयु कितनी की गई थी? 21, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस आयु सीमा को घटा करके कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। अगली हमारी जो विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य, सेलुलर स्टेट। ठीक है। अब पंथ क्या होता है? पंथ मीन्स रास्ता। यानी कि पंथ निरपेक्षता हमें अपने जीवन में कोई भी रास्ता, कोई भी विशेषता अपनाने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 25 जो हमारा मूल अधिकार है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और उसमें कहा है कि प्रत्येक नागरिक अपना धर्म अपना सकता है, कोई भी। इसलिए राज्य कोई उनसे भेदभाव नहीं करेगा। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। यानी कि भारत में
किसी भी धर्म को राज्य का आधिकारिक धर्म घोषित नहीं किया गया है, किंतु भारत में यूरोपीय मॉडल की भांति राज्य और धर्म के बीच पार्थक्य नहीं है। मतलब समझे कि जो भारत का धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत है, यानी कि पंथ निरपेक्षता सिद्धांत है, वो यूरोपीय पंथ निरपेक्षता सिद्धांत से बिल्कुल अलग है। कैसे कि यूरोप का जो मॉडल है पंथ निरपेक्षता का, उसका मतलब ये है कि वहाँ जो राज्य का कार्य है वो धर्म के कार्य में दखलंदाजी नहीं करेगा, और धर्म का जो पोप जो हम कहते हैं, चर्च जो हम कहते हैं, वो राज्य के कार्यों में दखलंदाजी नहीं करेगा। यानी कि दोनों के अलग अलग रास्ते हैं, दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। परंतु भारत में क्या है, भारत में पंथ निरपेक्षता इसके विपरीत है। हालांकि भारत का कोई इंडिविजुअल धर्म नहीं है, इसने किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं दिया है, परंतु एक धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को तंग करता है तो भारत की सरकार, शासन इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। कैसे? उस धर्म के व्यक्ति की रक्षा करने के लिए। इसलिए भारत का जो मॉडल है यूरोपीय पंथ निरपेक्षता के मॉडल से बिल्कुल अलग है। भारतीय संविधान को अधिकृत करता है, राज्य को अधिकृत करता है कि वह धर्म से जुड़ी कुरीतियों का क्या करे, निराकरण करे, धार्मिक मामलों में मूल्य आधारित हस्तक्षेप करे। इसे प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्री राजीव भार्गव, अंडरलाइन करना, कौन? राजीव भार्गव ने धर्मनिरपेक्षता का उसूली फासले का सिद्धांत दिया। अब हमारा 1 नंबर का प्रश्न बन जाएगा। राजीव भार्गव ने धर्मनिरपेक्षता को क्या कहा? उसूली फासले का सिद्धांत कहा। संशोधन विधि अगले जो हमारी इसका विशेषता है हमारे संविधान की, इसका है विलक्षण दस्तावेज। अब इसमें देखो, संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता व दूरदृष्टिता का परिणाम है क्या हमारा संविधान। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और विलक्षण यानी कि इसमें विश्व के जो अच्छे विलक्षित बातें हैं वो हमारे इसमें दर्ज हैं। बुद्धिमत्ता प्रमाण, उन्होंने संविधान में जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों व सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया। हमारा संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है। दक्षिण अफ्रीका ने तो इसे क्या माना? प्रतिमान के रूप में अपने देश का संविधान बनाने के हेतु काम में लिया। अगला हमारा जो है एकात्मकता व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग, रिमार्केबल फंक्शन एंड द यूनिटी ऑफ फेडरल एलिमेंट्स। हम देखते हैं, देखो, रिमार्केबल फंक्शन एंड द यूनिटरी एंड फेडरल एलिमेंट्स। भारत एक संघात्मक राज्य है। पहले ही मैंने तुम्हें समझाया था, पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि भारत एक राज्यों का संगठन है, लेकिन इसमें पूर्णतः संघात्मक व्यवस्था नहीं अपनाई गई है। संविधान में संघ शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द लिया है? यूनियन स्टेट। अंडरलाइन करना, इसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि हमारे संविधान में संघ के शब्द के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान के पहले अनुच्छेद में कहा गया है भारत किसका? राज्यों का एकक होगा, जिसे प्रचलन में राज्यों के संघ की कहा गया है। संविधान निर्माताओं की आकांक्षा थी ऐसा संविधान बनाने की जिसमें केंद्र सरकार भारत की एकता को बनाए रखे तथा राज्यों को भी स्वायत्ता मिले, यानी कि स्वतंत्रता मिले, यानी कि सत्ता मिले। इसके लिए इसमें संघात्मक व एकात्मक तत्वों का क्या किया गया? मिश्रण। एकात्मक तत्व समझते हैं ना? संघात्मक मतलब शक्तियों का संघ की इकाइयों में विभाजन, राज्यों में विभाजन, परंतु एकात्मक तत्व का मतलब संघ की सारी एक राज्य की सारी शक्तियां एक जगह केंद्रित होना। संविधान के अनेक प्रावधान केंद्र को राज्यों की अपेक्षा शक्तिशाली बनाते हैं। जैसे अति महत्वपूर्ण विषयों को संघ सूची में हमने देखा ना, हमारी जो शक्तियों का विभाजन किया गया है 4 सूचियों में किया गया है। पहली संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां। तो इसमें देखें हमने महत्वपूर्ण विषयों को, जैसे विदेशी मामले हैं, विदेशों से बात करनी है, नागरिकता है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनको किस विषय में डाला? संघ सूची में डाला। समवर्ती सूची में केंद्र के निर्णयों को प्रमुखता दी गई, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रखी गई।
केंद्र के पास आपातकाल में केंद्र रखा राज्यों पर नियंत्रण, इकहरी नागरिकता, हम जानते हैं ना हम भारत के नागरिक हैं, किसी स्टेट के नागरिक नहीं हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यों को के पुनर्गठन का अधिकार किसको दिया गया? भारत की संसद को, केंद्र को। अब ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर इसको हटा दिया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी अब केंद्र के अधीन आ गया है। हम इसको, ये विषय सॉर्ट आउट हो गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता केंद्र को क्या करती है? मजबूती प्रदान करती है। राज्य अपना पृथक संविधान नहीं रख सकते। संविधान क्या है? भारत का एक है, किसी राज्य का संविधान नहीं है, केवल एक ही संविधान है, केंद्र व राज्य दोनों को लागू होता है। ये हमारा अगली जो हमारी विशेषता है भारतीय संविधान की, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी। तो हम देखते हैं संविधान की सर्वोच्चता, प्रजातंत्र की रक्षा, जनता के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में कई संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तथा उन्हें संसद में महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। कार्यपालिका के आदेश तथा व्यवस्थापिका के कानून यदि संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका क्या करेगी? न्यायिक पुनरावलोकन कर उनको अवैध घोषित भी कर सकती है। उसका अधिकार है, किसका? न्यायपालिका का। नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, इनकी रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत पुनर्अवलोकन द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण समझते हैं ना? यदि किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष प्रस्तुत करना। अधिकार परीक्षा यानी कि किस अधिकार से ये तुमने काम किया, जैसे लेख जारी किया जा सकते हैं। न्यायिक स्वतंत्रता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। अगला जो हमारा है क्या? कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण। भारतीय संविधान जैसा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि भारत का जो संविधान है कठोर भी है और एक लचीला भी है। कैसे? किसी भी देश की परिस्थितियों में बदलाव के साथ संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी देखा था ना हमारे चैप्टर में कि 101 संविधान संशोधन हो चुके, इससे ज्यादा भी हो चुके हैं हमारे संविधान संशोधन। संवैधानिक संशोधन के लिए भारतीय संविधान में संशोधन की विधि अनुच्छेद 368 अंडरलाइन कर लेना। भारतीय संविधान को संशोधित किया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? 368 के तहत। अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन व्यवस्था कुछ भागों के संबंध में कठोर तो कुछ में लचीली रखी गई है। क्यों रखी गई? क्योंकि अगर पूरी को पूरी लचीला कर दिया जाता तो संविधान एक खिलवाड़ बन जाता। जो भी सरकार आती अपनी इच्छा से उसमें बदलाव कर देती तो एक खेल बन जाता। लेकिन हमारे संविधान को इतनी आसानी से बदला भी नहीं जा सकता। परंतु ऐसा भी नहीं है कि उसमें इतनी कठोरता ला दी जाए कि उसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो हमारा संविधान टिक नहीं पाता। जैसे दूसरे देशों का संविधान नष्ट हो गया, ऐसे हमारे देश का संविधान भी नष्ट हो जाता। परंतु हमारे संविधान की एक विशेषता है कि लचीला भी है। हमने संविधान में कठोरता का समावेश कहां से किया? देखना, अंडरलाइन करो इसको, 1 नंबर का क्वेश्चन है हमारे आता है कि कठोरता का जो मिश्रण है हमने कहां से लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और लचीलेपन का कहां से ली हमने विशेषता? जो हमारा संविधान कुछ हद तक लचीला है वो कहां से ली? ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में संशोधन कुल 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3, जिनमें पहली विधि का वर्णन कितने में? अनुच्छेद 368 में नहीं किया गया। संविधान के कुछ भागों में संसद के दोनों सदन, कौन कौन से सदन? लोकसभा और राज्यसभा, उनके दोनों के बहुमत से, साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है। कौन कौन से मुद्दों पर किया जा सकता है? राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों के में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति, क्योंकि हमें पता है ना राज्यों की विधानसभाओं में, विधायिका में भी कितने सदन हैं? 2। कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। केंद्र शासित क्षेत्र बनाना, संसद सदस्यों के वेतन आदि। नंबर 2 हमारी जो विशेषता है, कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत व उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कितने? 2/3।
2/3 सदस्यों की आवश्यकता होगी। और नंबर 3, कुछ विषयों में संसद में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों का समर्थन भी होना जरूरी है। राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति, केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति विभाजन जो विषय हैं, विषयों के संशोधन के लिए यह जटिल प्रक्रिया अपनाई गई है। कौन सी? तीसरी जटिल प्रक्रिया, जिसमें क्या कहा गया है? संशोधन के लिए दोनों सदनों के तो बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति भी चाहिए। संशोधन की इन 3 विधियों से स्पष्ट है कि संविधान संशोधन के लिए लचीले व कठोरता का मिश्रण किया गया है। डॉक्टर व्हीलर ने कहा है, क्या कहा है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। आज हम इतनी ही विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इसके आगे की विशेषताओं का वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपनी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपके पास पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप कमेंट में डालें। मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। धन्यवाद।